बात 18 दिसंबर 1995 की है। पश्चिम बंगाल में एक पुरुलिया जगह है और पुरुलिया के आसपास के कुछ गांव में सुबह 18 दिसंबर 1995 की सुबह कुछ लोग, गांव के लोग उठते हैं, खेतों पे जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि कई बड़े बड़े बॉक्स गिरे हुए हैं। अब अलग अलग 2-3 गांव में सारे ऐसे बॉक्स देखे उन्होंने। जब बॉक्स देखा, उसे खोला तो हर बॉक्स के अंदर हथियार थे। AK-47 राइफल, कारतूस, रॉकेट लॉन्चर, टैंक पर हमला करने वाले जो हथगोले होते हैं, हैंड ग्रेनेड, वो 9mm पिस्टल और नाइट विजन ग्लासेस जो रात में आप देख के ऑपरेशन कर सकते हैं। अब जब लोगों ने बक्सा खोलना शुरू किया और उसमें से ये हथियार मिलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे बात पूरे गांव में एकदम अफवाह की तरफ फैली। लोग टूट पड़े, हर कोई अपना अपना हथियार लेकर भाग रहा है। लोगों ने घरों में हथियार छुपा लिए। ये बात खैर किसी तरह वहाँ के लोकल पुलिस तक पहुँची। लोकल पुलिस से फिर बात डिस्ट्रिक्ट तक पहुँची, डिस्ट्रिक्ट के बाद कोलकाता पहुँची, कोलकाता से बात दिल्ली पहुँची। उसके बाद वहाँ के CM ऑफिस से लेके दिल्ली में PMO, IB, रॉ सब अलर्ट पे और हर एक हैरान। इसके बाद वहाँ बाकायदा टीम भेजी गई। अब टीम ने वहाँ पे हथियार जब देखे तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके बाद गांव-गांव जाकर तलाशी ली गई। लोगों ने गांव में हथियार छुपा रखा था। लोगों को बाकायदा लाउड स्पीकर पे कहा गया कि जिन जिन लोगों के पास हथियार है वो फ़ौरन जमा करा दें, वरना फिर उनको पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। तो बहुत सारे हथियार फिर घर में तलाशी ले लेकर सब इकट्ठा किया गया। और जब इकट्ठा किया गया तो पता चला उस वक्त जो गिनती थी करीब 300 AK-47 राइफल, 300, 15,000 कारतूस, गोलियाँ, रॉकेट लॉन्चर करीब 8, टैंक पर हमला करने वाले हथगोले अनगिनत, 9mm पिस्टल और नाइट विजन ग्लासेस और बाकी जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे मिले। अब इतने सारे और इतनी बड़ी मात्रा में हथियार गांव में सुबह उठने के बाद लोगों को खेतों में, झाड़ियों में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये कोई भी सुनेगा तो अजीब लगेगा। अब इसके लिए बाकायदा सारी टीम पहुंची। उसके बाद छानबीन शुरू हुई। छानबीन चलती, ये 18 दिसंबर की बात है। और अब ये हुआ कि हथियार आया कहाँ से। उसमें कुछ लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि रात को बहुत नीचे कोई प्लेन यहाँ से गुजरा, उसकी आवाज़ आई थी अजीब सी। उस इलाके में ये भी था कि कोई गाड़ियाँ इस तरीके की आई नहीं जो गाड़ी हथियार लेकर आए। और वहाँ तक, अब खेत के बीच में अगर बॉक्स पड़ा हुआ है तो वहाँ तक तो गाड़ी जा नहीं सकती। तो शुरुआती तफ्तीश से ही पता चल गया था कि ये जो हथियार है ये ऊपर से गिराया गया। अब लेकिन ऊपर से कौन गिराएगा, क्यों गिराएगा। तब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, शायद ज्योति बसु चीफ मिनिस्टर थे। और वहाँ पे लड़ाइयाँ भी बहुत चल रही थी। जो एंटी लेफ्ट सोच के लोग थे उनमें और लेफ्ट पार्टी के लोगों में आए दिन झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो शुरुआती छानबीन तफ्तीश शुरू हुई। उसके बाद अचानक 21 दिसंबर को, इस हथियार के मिलने के 3 दिन के बाद ही 21 दिसंबर 1995 को मुंबई में थाईलैंड से कराची जा रहा है एक एयरक्राफ्ट, मुंबई एयर स्पेस के ऊपर था और वो संदिग्ध हालत में जा रहा था। और ये चूँकि मामला यहाँ ये हो गया था कि कोई प्लेन से ही हथियार गिराए गए तो ATC और उसको कोई सूचना नहीं, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, तो उस सस्पिशियस प्लेन को नीचे उतारा गया मुंबई एयरपोर्ट पर। और उसके बाद उतारने के बाद उस जहाज़ में सवार लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पुरुलिया में हथियार गिराए थे। तो पहली चीज़ जो सामने आई वो 3 दिन के बाद आई और 3 दिन के बाद पता चला कि ये हथियार प्लेन से गिराया गया और उसको गिराने वाले लोग अब हमारे शिकंजे में हैं। जो उस जहाज़ में लोग थे जो पकड़े गए थे उनमें से 6 लोग थे, 5 लाटविया के थे और एक ब्रिटिश था। जो ब्रिटिश सिटीज़न था उसका नाम था पीटर ब्लीच। पीटर ब्लीच के बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये एक माफिया टाइप भी है, आर्म्स का डीलर भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 से भी जुड़ा हुआ है। तब जब ये खुलासा हुआ, इन सबसे पूछताछ हुई। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में पता चला कि इसमें 6 लोग नहीं बल्कि 7 लोग सवार थे, 5 लाटविया के सिटीज़न, इसके अलावा छठा पीटर ब्लीच और 7वां जो नाम सामने आया उसका नाम था किम डेवी। किम डेवी डेनमार्क का सिटीज़न था और इस प्लेन में ही सवार था। जब इस प्लेन को नीचे उतारा गया उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से
वो गायब हो गया। और ये भी कहते हैं कि उसने पीटर ब्लीच को भी कहा था मेरे साथ चलो। पीटर ब्लीच ने कहा नहीं, मैं गिरफ्तार होना पसंद करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं छूट जाऊँगा अपने सोर्सेस के ज़रिए। उसके बाद कहते हैं कि किम डेवी को एक एमपी ने मदद की, उसको वहाँ से निकाला, काठमांडू ले गए और काठमांडू के रास्ते वो डेनमार्क पहुँच गया। तफ्तीश चलती रही। इन जो 6 लोगों को पकड़ा गया था, इनको फिर उम्र कैद की सज़ा हुई। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद सभी जेल में थे, लेकिन 2000 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी सज़ा को माफ़ कर दिया और जो सारे लाटविया के सिटीज़न थे वो उस वक्त तक उन्होंने रूस की नागरिकता ले ली थी और उन सबको छोड़ दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी उनकी। तब 14 साल की उम्र कैद हुआ करती थी, लेकिन ये 5 साल ही जेल में रहे। उसके बाद 4 फरवरी 2004 को, मतलब उन 5 के बाद छठा जो MI5 का जिसको हम कहते हैं कि एजेंट भी था, पीटर ब्लीच, इसको 4 फरवरी 2004 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ी दे दी और ये भी रिहा हो गया और ब्रिटेन वापस चला गया। कहते हैं कि इन सब की रिहाई के पीछे फॉरेन ताकतें थी। एक तरफ रशिया ने उन 5 लातविया के लोगों को रिलीज़ कराया और फिर ब्रिटेन ने प्रेशर डाला और उसके बाद पीटर ब्लीच को भी छोड़ दिया गया। अब ये कहानी का एक पार्ट है। अब सवाल ये था कि जो प्लेन था और ये हथियार कैसे, कहाँ, इसकी जांच की गई क्योंकि ये प्लेन अब कब्जे में था। तो पता चला कि ये एक कार्गो प्लेन था, माल ढोने वाला जहाज़, और ये जहाज़ जो रूस का बना हुआ था और बुल्गारिया से ख़रीदा गया था और पहली बार इसने बुल्गारिया से ही उड़ान भरी। बुल्गारिया से उड़ान भरने के बाद ये प्लेन टर्की पहुंचा, टर्की के बाद ईरान गया, ईरान के बाद पाकिस्तान पहुंचा, कराची शहर पहुंचा और कराची होते हुए फिर ये हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल होता है और बनारस पहुंचता है। बनारस में करीब 8 घंटे तक ये प्लेन खड़ा रहता है और उसके बाद वहाँ से ईंधन लेने के बाद फिर ये पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करता है और पश्चिम बंगाल जाते वक्त पुरुलिया ज़िले के पास ये ऊपर से पैराशूट के ज़रिए बड़े बड़े बॉक्स को नीचे गिरा देता है और वो पैराशूट के ज़रिए उसमें जो बॉक्स थे, उसमें हथियार थे, वो पुरुलिया के उन 2-4 गांव में जाकर गिर जाता है। अब ये पूरी कहानी थी। इसके बाद फिर ये प्लेन वापस कोलकाता पहुंचता है, फिर कोलकाता से ये थाईलैंड जाता है और फिर थाईलैंड से ये वापस कराची जा रहा था जब मुंबई के एयर स्पेस में इसको पकड़ा गया था और फिर नीचे उतारा गया और फिर लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद नाम आ चुका था किम डेवी का। किम डेवी मेन इसमें जो है कल्प्रिट माना गया, लेकिन किम डेवी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब हंगामा हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। उसमें उस वक्त लेके सारी सुरक्षा के ऊपर सवाल था कि इंडियन एयर स्पेस में एक प्लेन आता है, हथियार गिराता है, चला जाता है, हम पकड़ नहीं पाते, हम रोक नहीं पाते, कल को कोई दुश्मन प्लेन भी घुस सकता है। तो उस वक्त लेके इसको काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी सवाल सारे खड़े हुए। PV नरसिम्हा राव तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसके बाद जब जांच हुई तो फिर ये मामला जब हुआ तो जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने इस पूरे मामले की जांच की और CBI ने जो जांच की उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के हिसाब से CBI ने कहा कि ये पूरी साजिश थी, ये आनंद मार्गी के लोगों की थी, ये हथियार उनके लिए थे। अब आनंद मार्गी एक धार्मिक संस्था है और जो वामपंथी सरकार पश्चिम बंगाल में थी उसके खिलाफ इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। दुनिया भर के कई देशों में इनका आश्रम है और कई जगह पे हिंसा करने का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा। तो CBI ने अपनी रिपोर्ट में, और अब लेकिन ये कि हथियार वहाँ पुरुलिया में और आनंद मार्गी कैसे, तो CBI की रिपोर्ट में कहा गया कि आनंद मार्गी का जो हेडक्वार्टर है वो पुरुलिया है और पुरुलिया में ही हथियार गिराए गए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की लेफ्ट सरकार जो ज्योति बसु की सरकार थी उसके खिलाफ इनकी दुश्मनी थी और उसके लिए इनको लड़ाई के लिए हथियार चाहिए था। दूसरा ये था कि चूँकि वहाँ पे मुख्यालय था तो इनको सबसे ईजी वहीं पे था हथियार ड्रॉप कराने का, तो इसीलिए पुरुलिया के आसपास के गाँव में हथियार गिराया गया। और तीसरी जो उनकी थ्योरी थी वो ये
कि जो MI6 का एजेंट पीटर ब्लीच जो पकड़ा गया था, CBI ने कहा कि उसने ये बताया था, अपने पूछताछ में खुलासा किया था, उसने एग्जैक्ट नंबर ऑफ आर्म्स के बारे में बताया था। लेकिन CBI और लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब ने जो 18 दिसंबर को वहाँ से हथियार बरामद की, उनकी गिनती और पीटर ब्लीच की गिनती में बहुत फ़र्क था। मतलब ये हुआ कि जितने हथियार नीचे फेंके गए थे उससे बहुत कम बरामद हुए, बाकी के हथियार वहाँ से गायब हो गए थे। तो ये बाकी के जो हथियार थे, ये आनंद मार्गी के जो कार्यकर्ता थे वो उठा कर ले गए। ये CBI की पूरी रिपोर्ट थी। हालांकि CBI की इस रिपोर्ट को अदालत ने खारिज कर दिया सबूतों के अभाव में। तो फिर यह है कि ये हथियार किसके लिए, क्यों? अब इसको लेकर उस वक्त बड़े सारे सवाल उठे और बहुत सारी थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी आई कि एक्चुअली में ये हथियार बांग्लादेश में उस वक्त कुछ उग्रवादी गुट थे, उनके लिए थे और वहाँ बांग्लादेश में गिराना था। लेकिन जो पूरी ज्योग्राफिकल बॉर्डर थी, अपनी भौगोलिक सीमा, उसको पहचान करने में पायलट गलती मार खा गया और इसलिए वो बांग्लादेश की सरहद में गिराने की बजाय पुरुलिया में गिरा के चला गया, जबकि उसको शायद दूरी नापने में कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था। तो एक थ्योरी आई कि ये बांग्लादेश के उग्रवादियों के लिए था, लेकिन यह गलती से पुरुलिया में गिर गया, भारतीय सीमा में गिर गया। दूसरी थ्योरी आई कि ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की हरकत थी और CIA असल में इसको म्यांमार के, जो उस वक्त वहाँ पे काचेन विद्रोही ग्रुप एक्टिव थी, तो म्यांमार में काचेन विद्रोहियों के लिए CIA ने यह हथियार भेजी थी और इस हथियार को म्यांमार पहुँचना था, लेकिन गिर गया पुरुलिया में। ये दूसरी थ्योरी आई। पहली बांग्लादेश, दूसरी म्यांमार। तीसरी थ्योरी आई कि उस वक्त LTT जो प्रभाकरन की पूरी टीम काम कर रही थी वहाँ पे, श्रीलंका सरकार के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो एक्चुअली ये लिट्टे के लिए था और लिट्टे तक पहुँचना था, लेकिन लिट्टे तक भी नहीं पहुँचा। तो ये सारी थ्योरी आई, लेकिन इन सारी थ्योरी को लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं है। अब CBI की आनंद मार्गी की दलील को कोर्ट ने मना कर दिया साफ और कहा कि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। दूसरा, जो बाकी के म्यांमार की, बांग्लादेश की और बाकी जो थे, इवन एक बर्मा का भी नाम आया, लेकिन उसकी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं आए। अमेरिका से लेकर रूस तक का नाम आया कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे भेजने के लिए, उसमें भी कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो अब ये था कि आखिर किस मकसद से यह हथियार भेजा गया, क्योंकि सबूत, अब कोई सवाल का जवाब तो मिल नहीं रहा था। और वाकई ये भारत में गलती से गिरा था या भारत के लिए था। तो इसको लेके फिर और भी चीज़ें आई। एक हुआ कि भारत सरकार की भी उंगली उठी, और भारत सरकार पर उंगली क्यों उठी, उसकी एक वजह थी। एक तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि इस आर्म्स ड्रॉप के बारे में उसने इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी और कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को सही वक्त पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब उसमें यह हुआ कि इसको लेके भी हंगामा हुआ कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन थी और पश्चिम बंगाल में ये गिरने वाला था, तो आपने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर की। अब यहाँ पे ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी कि हथियार क्यों, तो उनका ये मानना था कि उस वक्त जो लेफ्ट की पार्टी थी वहाँ पे वायलेंस काफ़ी हो रहा था, तो लेफ्ट की पार्टी को डिस्टर्ब करने के लिए और आनंद मार्गी जैसे और बाकी लोगों को वहाँ पे जो नक्सल और उनको मजबूत करने के लिए ये हथियार भेजा गया था, ताकि वो इन हथियारों से वामपंथियों का मुकाबला करें और वहाँ पे हिंसा हो, और हिंसा के बाद सरकार पे उंगली उठे और ये हो सकता है कि फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, चुनाव करा दिया जाए और उसके बाद चुनाव जीता जाए। इसको लेके केंद्र सरकार पे उंगली उठी। इन सारी उंगलियों को लेकिन सबसे ज़्यादा जो हवा दी वो खुद किम डेवी ने दी। 2011 में किम डेवी ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि इस आर्म्स ड्रॉप के बारे में इंडियन गवर्नमेंट, IB, रॉ, इन सबको पूरी जानकारी थी। उसने ये भी कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक विदेशी प्लेन खामोशी से चुपचाप भारतीय वायु सीमा में दाखिल हो जाए और पता ना चले। तो उसके लिए सारा इंतज़ाम किया गया था। ऐसी चीज़ें की गई थी कि उस वक्त सारे रेडार को भी मेंटेनेंस पे लगा दिया जाए ताकि वो पकड़ में ही ना आए और वो अपना काम करके निकल जाए। किम डेवी ने यह भी कहा कि यह हथियार एक्चुअली वेस्ट बंगाल में यूज़ होना था, वहाँ के वायलेंस के लिए यूज़ होना था। अब इसको लेके फिर सरकार पे उंगली उठी। इस दौरान में CBI ने कई बार कोशिश की किम डेवी को वापस लाने के लिए और यहाँ पे उसके
मुकदमा चलाने के लिए। शुरुआत में भारत सरकार के सामने डेनमार्क की गवर्नमेंट ने 2 शर्तें रखी थी किम डेवी को सौंपने के लिए। पहली ये कि उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, दूसरी ये कि कोई भी सज़ा उसे जो होगी वो सज़ा वो भुगतेगा डेनमार्क में। बट डेनमार्क गवर्नमेंट के इस फैसले के बारे में कि उसने, चूँकि डेनमार्क गवर्नमेंट ने इंडिया को ये 2 शर्तें रखी, कोर्ट में अपील कर दी थी अपनी ही गवर्नमेंट की शर्त के खिलाफ, और कोर्ट ने डेवी की बात मान ली और उसे डेनमार्क से बाहर भारत को सौंपने से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी डेनमार्क की। डेवी आया नहीं। इसके बाद फिर भी सीबीआई कोशिश कर सकती थी, लेकिन बाद में डेवी को डिपोर्ट करने के लिए सीबीआई ने जब फिर अपील की तो डेनमार्क की कोर्ट ने भी मना कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ऐसे जुर्म में और ऐसे मुजरिम को आपको अगर ज़रूरत है उसको कोर्ट के सामने खड़ा करना है तो एक ख़ास पीरियड और मियाद होती है। सीबीआई ने वो गुजारिश तब की जब वो मियाद निकल गई, जब वो मोहलत निकल गई, मतलब आप 5 साल 10 साल उसके बाद आप अगर अपील करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसमें भी ये उंगली उठा के सीबीआई ने जानबूझ के देरी की, जानबूझ के उसने अपील लेट की। तो ये सारी चीज़ें हुई। 6 लोगों को कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उम्र कैद की, लेकिन 6 के 6 को फिर बाद में 5 साल और 9 साल के अंदर सबको माफ़ी दे दी गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो फिर ये सवाल उठा कि विदेशी सरकार के इस दबाव में आकर दिया गया, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है। 2016 में नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, डेनमार्क की सरकार से गुजारिश की थी कि किम डेवी को भारत को सौंपा जाए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। और कहते हैं कि किम डेवी आखिरी उम्मीद है, आखिरी जो बता सकता है कि एक्चुअली इस पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स का सच है क्या, लेकिन वो डेनमार्क में है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो आप मान के चलिए कि राज हमेशा के लिए राज रहेगा। लेकिन कहते हैं कि इसमें कई मुल्कों की एजेंसियां इन्वॉल्व थी और उंगली भारत सरकार पे भी उठती है, क्योंकि बिना गवर्नमेंट एजेंसी के, या तो सरकार में बैठा हुआ कोई बड़ा शख्स, एजेंसी के बड़े लोग, अगर उनकी जानकारी के बिना ऐसा होता है तो ये मुमकिन नहीं है। तो किसी न किसी को जानकारी थी और ये आर्म्स ड्रॉप सरकार की जानकारी में हुआ, और इसके सबूत के तौर पे ये भी कहा जाता है कि फिर वरना ऐसे अक्यूज़ को छोड़ा नहीं जाता, इनको माफ़ी नहीं दी जाती। लेकिन आज भी 24 साल के बाद, जो मैंने आपको शुरू में कहा था क्यों क्यों क्यों, ये हथियार पुरुलिया में किसने गिराए, किसके कहने पे गिराए, इन हथियार का यूज़ कहाँ होना था, हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल होने तक प्लेन को क्यों नहीं पकड़ा जा सका, मुंबई एयरपोर्ट पे जब 7 लोग पकड़े तो किम डेवी को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने की देश की छूट किसने दी, किम डेवी को कभी लाने की सीरियस कोशिश क्यों नहीं की गई, आईबी रॉ, इन सब को क्या उस वक्त इसकी जानकारी थी, क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी थी। इन किसी सवालों का जवाब आज भी पुख्ता तौर पर कहीं भी कोई भी नहीं दे पा रहा, और इसीलिए इसको हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रहस्यमय केस माना जा रहा है। अब इसका जवाब अगर 24 साल में नहीं मिला, आगे मिल पाएगा कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक रात पुरुलिया के गांव में इतने सारे हथियार गिरते हैं, हथियार गिराकर प्लेन चला जाता है, उसके बाद लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, और मेन अक्यूज़ को कभी भी हिंदुस्तान के कानून की चौखट तक नहीं लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा करती है कि ये मामला छोटा मोटा नहीं था, ये बड़े लेवल की साजिश थी, और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व थे, और इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार के किसी बड़े शख्स, बड़ी एजेंसी, उन सब की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने आप में ख़तरनाक था, जिस तरीके की बातें उठी कि पश्चिम बंगाल में इसका इस्तेमाल होना था, कुछ का कहना है कि नक्सल के लिए इस्तेमाल होना था। लेकिन जो भी था, हथियार का इस्तेमाल हमेशा गलत होता है, हथियार हमेशा बर्बादी लेकर आती है, ये सच है। लेकिन पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप 24 साल के बाद भी एक राज है हिंदुस्तान के। अगर सबसे बड़े राज की आप बात करें जो टॉप 2-3 होंगे, उनमें से एक है। ज़हीन से ज़हीन दिमाग अफसर आज तक इस राज को नहीं खोल पाए, या तो ये कह सकते हैं कि उन ज़हीन दिमाग अफसरों को इसकी छूट नहीं दी गई कि आप इसका सच सामने लाओ। और कमाल की बात यह है कि इस दौरान में इतनी सारी सरकारें बदली, अलग अलग सरकारें आईं, लेकिन किसी भी सरकार ने पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का सच हिंदुस्तान के सामने नहीं लाया। और ऐसा क्यों है? कई बार ये कहा गया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मसला है, लेकिन अगर एक सरकार ने गलती की तो दूसरी सरकार उसका सच सामने ला सकती थी। बट आज 24 साल, कई सरकार आई, कई सरकार गई, पुरुलिया का राज एक राज ही है।